हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, जहां हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन किस प्रकार से था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हिस्ट्री पढ़ने के लिए। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। तो साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनकी जांच पड़ताल की जाती थी और इस परीक्षण को उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। तो सम्राट सर्वोपरि होता था, सारे डिसीजन सम्राट ही लेता था, लेकिन सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद बनाई गई थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तृतीय का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है, सॉरी चार नहीं, ये चर है। तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तृतीय का उल्लेख मिलता है, यानी कि शीर्ष अधिकारी जो सर्वोपरि अधिकारी होते थे उनके रूप में तृतीय का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। तो तीर्थों को महामात्र भी कहा जाता था। तीर्थ का अर्थ है कि परिषद में जैसे अलग अलग पद जो बनाए गए थे, तो वे कौन कौन से पद थे, उन पदों को तीर्थ कहा जाता था, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र ये पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी ये आप मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी है पार्ट 1, तो उसमें मैंने बताया है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो आप इसे मुझे कमेंट में बताएं। इसकी संख्या 18 थी। यहाँ आप देख सकते हैं 18 अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ जो हैं वो उनका 18 का यहाँ वर्णन किया गया है। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, उन जो यहाँ पद लिखे गए हैं और यहाँ उनके कार्य लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था, जासूसों को चर कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था और प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। तो अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और प्रांतों के जो प्रशासक होते थे, जो इन पर शासन करते थे, उन्हें आर्यपुत्र, कुमार या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। यानी कि जैसे अभी जिला होता है, फिर गांव होता है, वैसे ही प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था और उनके जो प्रमुख होते थे वे विषयपति कहलाते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। ऊपर वाला वो ग्रामीण प्रशासन था और ये नगर प्रशासन, उसमें 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, जिसमें 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। तो 6 में 5-5 करके टोटल 30 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में वसूला जाता था और जो नहीं देते थे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सेना, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पास काफ़ी विशाल सेना थी। तो जस्टीन के अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार एग्रीनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो मेगास्थनीज के अनुसार एग्रीनोमाई जो पद होता था वो मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। जस्टीन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे।
तो इससे हम जान सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पास काफ़ी विशाल सेना थी। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है कि नहीं और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमी उत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। तो काफ़ी विशाल सेना होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के कई राज्यों पर अपना परचम लहराया था और उसे अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। तो यहाँ जस्टिन कहते हैं कि 6 लाख की फौज से उन्होंने पूरे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है या नहीं, लेकिन यह बात सही है कि उसने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाते थे। तो युद्ध क्षेत्र में जो सेना का जो प्रमुख होता था, सेना का जो नेतृत्व करता था, उसे नायक कहा जाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करते थे। तो जैसे पीछे हमने देखा कि नगर प्रशासन में 6 समितियां बनाई गई थी और प्रत्येक में 5 सदस्य होता था, उसी प्रकार से सेना के रखरखाव के लिए भी 5 सदस्य 6 समितियां बनाई गई थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमत्य के अधीन था। तो मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग हुआ करता था वह महामत्य सर्प नामक एक आमत्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। पहला, जो एक ही स्थान पर रहकर जो कार्य करते थे उन्हें संस्था कहा जाता था, और जो भ्रमण करके कार्य करते थे उन्हें संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। तो अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजूक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था तथा बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेवमात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। तो माप के लिए द्रोण का प्रयोग किया जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। तो मेगास्थनीज ने वर्गों को 7 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो 5 समिति बनाए गए थे तो उनके क्या क्या कार्य थे। प्रथम समिति का कार्य जल सेना की व्यवस्था करना, द्वितीय का यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना, तृतीय का पैदल सैनिकों की देखरेख करना, चौथे का अश्वारोही सैनिकों की देखरेख करना, पांचवें का गज सेना की देखरेख करना और छठे का रथ सेना की देखरेख करना। तो जो 6 समितियां बनाई गई थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे, तो उनके ये कार्य हैं। अब स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली रूपा जीवा कहलाती थी, यानी कि वेश्याएं उस समय होती थी तो उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के शासक या फिर कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध साम्राज्य या फिर मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासक की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। चैप्टर ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट हम 2 क्वेश्चन यहाँ करेंगे। पहला, मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें और दूसरा, मौर्य साम्राज्य के पतन की समीक्षा करें। एक एक करके हम दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। तो मौर्य प्रशासन पर प्रकाश डालें।
मेगास्थनीज के इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन व्यवस्था की ठोस नींव रखी और अशोक ने समय की मांग के अनुरूप कुछ प्रशासनिक सुधार किए, लेकिन उसके समय में भी मूल ढांचा वही रहा। इस तरह हम कह सकते हैं कि मौर्य शासन व्यवस्था की रीढ़ चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था ही थी। अतः शासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। पहला है केंद्रीय शासन व्यवस्था। राजा के सभी शक्तियों का स्रोत, राजा ही सभी शक्तियों का स्रोत होता था, सर्वोपरि होता था। मौर्य काल में राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। राजा ही शासन का केंद्र बिंदु था। वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और सेना का प्रधान होता था। अर्थशास्त्र में राजा के साहस, वीरता, शस्त्र एवं शस्त्र का ज्ञान आवश्यक बताया गया है। मौर्य शासन व्यवस्था में राजा को असीमित अधिकार थे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह धर्म के विरुद्ध काम कर सकता था। मौर्य शासनकाल में राजा निरंकुश या अत्याचारी शासक नहीं था। वह प्रजा के हितों की रक्षा करने वाला था। हाँ, यह बात यह अलग है कि उसके ऊपर कोई संवैधानिक नियंत्रण नहीं था। दूसरा है मंत्रिमंडल। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें यह पता चलता है कि राजा की सहायता के लिए सचिवों की नियुक्ति की गई थी। यह सचिव मंत्री कहलाते थे। इनकी संख्या 3 या 4 होती थी या इनका चयन आमंत्रित वर्ग से होता था। राजा द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव उपदा परीक्षण के फलस्वरूप होता था। ये मंत्री राजा के अतरंग साथी होते थे और विभिन्न मामलों में राजा इनके साथ विचार विमर्श कर कार्य प्रारंभ करता था। तीसरा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल के अलावा एक मंत्रिपरिषद भी होता था। वह राजा को परामर्श देने का काम करता था। मंत्रिपरिषद की संख्या मंत्रिमंडल से ज्यादा होती थी। मंत्रिमंडल के सदस्यों को 40,000 पन और मंत्रिपरिषद को 1200 पन तनख्वाह मिलती थी। मंत्रिपरिषद राज्य की नीतियों और राजा की आज्ञाओं का विचार विमर्श करते थे तथा आवश्यकता पड़ने पर संशोधन का सुझाव भी देते थे। चौथा है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उनकी गुप्तचर व्यवस्था। संपूर्ण साम्राज्य में जासूसों का जाल सा बिछा हुआ था। गुप्तचर 2 तरह के होते थे। एक वैसे गुप्तचर जो एक ही जगह स्थिर रहकर काम करते थे और दूसरे वैसे गुप्तचर जो घूम घूम कर जनसाधारण की गतिविधियों पर से राजा को अवगत कराते रहते थे। पांचवा है सैन्य व्यवस्था। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे तथा 8,000 रथ शामिल था। मौर्य शासकों के पास बहुत बड़ी सेना थी। सैन्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उन्हें 6 भागों में बांट दिया गया था। नौसेना, पैदल सेना, अश्वसेना, गज सेना एवं रथ सेना तथा यातायात। सेना की देखभाल के लिए अलग परिषद थी जो 6 समितियों में विभक्त थी। इनके 5-5 सदस्य होते थे और प्रत्येक समिति सेना के एक भाग का देखभाल करती थी। सैनिकों को मासिक वेतन भी दिया जाता था। छठा है विशाल नौकरशाही। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विशाल नौकरशाही की व्यवस्था थी। हर प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त किया गया था। जैसे सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई की देखरेख करते थे, सीता अध्यक्ष राजकीय जमीन की देखभाल करते थे, गणिका अध्यक्ष व्यवसायों पर नियंत्रण रखता था। इसके अतिरिक्त पन्ना अध्यक्ष व्यापार की देखभाल, खानों को देखभाल करने के लिए अक्रा अध्यक्ष, देवताओं के मंदिरों का प्रबंध देवता अध्यक्ष और आभूषणों का निर्माण स्वर्णा अध्यक्ष आदि करता था। नौकरशाही की बनावट पिरामिड की तरह थी, जिसमें सबसे ऊपर राजा था और उसके बाद 48,000 पन वाले अधिकारी से लेकर छोटे 10 पन वाले अधिकारी तक शामिल थे। प्रत्येक छोटे बड़े कार्यों के लिए नौकर लगे हुए थे। 7वां है न्याय व्यवस्था। मौर्य शासन व्यवस्था में राजा ही न्याय का प्रधान होता था। 2 तरह के न्यायालयों, धर्म स्थायी और कंटक शोधन की व्यवस्था थी, जो क्रमशः दीवानी और फौजदारी मामलों को साधारणता देखती थी। वैसे दोनों न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं हुआ था। इसके अलावा श्रेणियों और ग्राम पंचायतों के द्वारा भी न्याय कार्य का संपादन किया जाता था। दंड प्रक्रिया काफी कठोर थी। जुर्माना, अंग भंग तथा प्राणदंड देने की भी व्यवस्था थी। 8वां है राजस्व व्यवस्था। अर्थशास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, वणिक, पथिक आदि को राजस्व प्राप्ति के साधन के रूप में बतलाया गया है। चुंगी, जुर्माना, शराब, बुचड़खाना, नमक, वैश्य, अंचल संपत्ति आदि से आने वाले कर राज्य के आमदनी के स्रोतों के प्रमुख थे।
खनिजों, उद्यानों, वनों, जल और स्थल मार्गों से भी राज्य की आमदनी होती थी। राजस्व व्यवस्था की देखभाल समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अब दूसरा है प्रांतीय शासन व्यवस्था। तो ये सारे पॉइंट केंद्रीय शासन व्यवस्था के थे। दूसरा हम देखेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था। विशाल मौर्य साम्राज्य की शासन की सुविधा के ख्याल से प्रांतों को विभक्त कर दिया गया था। अशोक के समय के 5 सूबों उत्तरापथ, अवंती, रथ, दक्षिणापथ, कलिंग और प्राची का उल्लेख उसके अभिलेखों से मिलता है। प्रांतों के शासकों को राष्ट्रपाल के नाम से जाना जाता था। राजधानी से सटे हुए प्रांतों के ऊपर सम्राट स्वयं शासन करता था और छोटे छोटे जो बटे हुए पार्ट थे उस पे राजकुमार शासन करते थे। तीसरा है स्थानीय शासन। प्रांतों को जिलों में विभक्त कर दिया गया था। शासन की ये इकाइयां स्थानीय के नाम से जानी जाती थी। यहाँ के शासन के लिए स्थानिक जिम्मेदार होता था। उसके अधीन 800 ग्रामों का शासन होता था। तो जिलों को विषय कहा जाता था और इसके शासक को विषयपति कहा जाता था। इसके अलावा द्रोणमुख, खरवाटिक और संग्रहण नामक शासकीय इकाइयां भी थी, जिनमें क्रमशः 400, 200 और 100 गांव हुआ करते थे। गांव का शासक ग्रामीक नामक अधिकारी चलाता था। चौथा है नगर शासन। नगर के प्रशासन की व्यवस्था अलग से की गई थी। नगर का शासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली समिति में शिल्पियों का निरीक्षण करती थी, दूसरी समिति विदेशियों की देखरेख करती थी, तीसरी समिति जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखती थी, चौथी समिति वाणिज्य और व्यापार की देखरेख करती थी और 5वीं समिति का काम बिक्री कर वसूलना था। इसके अलावा नागरिक जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का काम नगर परिषद करती थी। इसके सदस्य नगर कमिश्नर कहलाते थे। नगर का प्रधान नगराध्यक्ष होता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी थी उसमें शासन व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पूरा ध्यान दिया गया था। लेकिन समय के साथ कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, जिसे अशोक ने पूरा किया। शासन व्यवस्था में बिना बदलाव किए अशोक ने उसे संशोधित कर और अधिक सुलभ और सुचारू बनाया। अशोक के द्वारा किए गए प्रयास समय की मांग के अनुरूप थे। इससे पूर्व शासन की खामियां को दूर की गई थी। इनमें से कुछ की शुरुआत उसकी नीति में परिवर्तन की वजह से हुई थी। अतः हम कह सकते हैं कि मौर्य शासन व्यवस्था में एक ही साथ अत्यधिक केंद्रीकरण और लोकहित दोनों पर ध्यान दिया गया था। यह ऐसी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था थी जिसे एक विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने में सफलता मिली थी। हमारा नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करें। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। लगभग 50 वर्षों के अंदर ही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। इस तरह मौर्यों के शासन का अंत हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कई बातें जिम्मेदार थी। पहला है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। विद्वानों के एक वर्ग के अनुसार अशोक की धार्मिक नीति के खिलाफ जो ब्राह्मण प्रतिक्रिया हुई वही मौर्य साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार था। डॉक्टर हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण देने, संस्कारों तथा बलि प्रथा को रोकने, ब्राह्मणों के अपमान तथा शूद्र मौर्यों के द्वारा ब्राह्मणों विरोधी कानूनों के निर्माणों के फलस्वरूप ब्राह्मण में प्रतिक्रिया हुई। इसका प्रकाशन पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह में हुआ, जिसके फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि अशोक ने ब्राह्मणों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तथा उन लोगों ने मिलकर मौर्यों के खिलाफ अभियान चलाया। पुष्यमित्र प्रधान सेनापति के पद पर था और इसी का उसने लाभ उठाया। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सहिष्णुतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए अशोक पशु बलि तथा धार्मिक संस्कारों का विरोधी था। इससे ब्राह्मणों को काफी आर्थिक क्षति हुई थी, चूंकि यज्ञ और धार्मिक संस्कारों के सहारे ही ब्राह्मणों की आजीविका हासिल होती थी। दूसरा है अशोक की अहिंसा नीति। इतिहासकारों के एक दूसरे वर्ग के द्वारा अशोक की अहिंसा नीति को साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माना गया है। अशोक की इस नीति के फलस्वरूप सैनिकों में सामरिक भावना तथा लड़ाई की क्षमता कम हो गई। वे ग्रीक आक्रमणकारियों को रोकने तथा प्रांतीय विद्रोहों को दबाने में सक्षम न रहे। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इस विचार का समर्थन किया है। तीसरा है आर्थिक संकट।
डॉक्टर कौशाम्बी और डॉक्टर रामशरण शर्मा ने आर्थिक संकट को साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार बतलाया है। विशाल मौर्य साम्राज्य को बनाए रखना तथा इसके शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ी सेना और नौकरशाही मौजूद थी। इसके ऊपर काफी खर्च आता था। जनता पर विभिन्न प्रकार के करों को लगाने के बावजूद इस विशाल रूप को बनाए रखना कठिन हो रहा था। और इसके अलावा अशोक ने बौद्ध भिक्षु को दान देकर अपना खजाना खाली कर दिया था। देश में आर्थिक दिवालिया की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। चौथा है प्रांतों का अत्याचारी शासन। इसके अलावा प्रांतों में अत्याचारी शासन को भी साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार माना गया है। बिंदुसार के काल में तक्षशिला के नागरिकों ने विद्रोह किया था। जब अशोक राजा बना तो पुनः यही बात दोहराई गई। अशोक ने नगर व्यवहारिकों को जनता को अकारण कष्ट देने की हिदायत नहीं दी थी। उसने इस समस्या को खत्म करने के लिए वैशाली, तक्षशिला और उज्जैन में अफसरों की बदली की प्रथा चलाई, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद दूरवर्ती प्रांतों में अत्याचार होते रहे और तक्षशिला ने मौर्य साम्राज्य के जुए को अशोक के तुरंत बाद उतार फेंका। प्रांतों के विद्रोहों से मौर्य साम्राज्य को काफी धक्का पहुंचा। पांचवा है बाहरी प्रदेशों में नई भौतिक ज्ञान का प्रसार। मगध साम्राज्य के विस्तार में लोहे का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। लोहे का ज्ञान जब तक मगध तक सीमित था तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब अन्य क्षेत्रों में मगध का विस्तार हुआ तो इसके फलस्वरूप दक्कन और कलिंग के लोगों को भी इसके भौतिक तत्वों की जानकारी हुई। लोहे के औजारों और हथियारों के बाहरी प्रदेशों में प्रयोग के साथ ही मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। छठा है पश्चिमोत्तर सीमा की उपेक्षा। अशोक देश और विदेशों में प्रचार में इतना उलझा रहा कि पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे सका। चीन के शासक सी हांगटी ने चीन की महान दीवार का निर्माण कर अपने साम्राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन अशोक ने ऐसा कोई उपाय नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जब स्किथियों ने चीन की तरफ विस्तार की संभावना नहीं देख भारत की ओर कदम बढ़ाया तो पार्थियन, शक और ग्रीक भारत की ओर बढ़े। यहाँ से ग्रीकों ने भारत पर कई आक्रमण किए जो मौर्य साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। सातवां है नौकरशाही और राष्ट्रीय भावना की कमी। डॉक्टर रोमिला थापर ने एक अलग ही विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार अत्यधिक केंद्रित नौकरशाही तथा एक राष्ट्र के अंदर की कमी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। उनका कहना है कि मौर्यों की सफलता नौकरशाही की योग्यता और भक्ति पर निर्भर करती थी, लेकिन मौर्य लोग योग्य और भक्ति नौकरशाही को कायम रखने का कोई उपाय नहीं कर सके। उस समय प्रतिनिधि सभाओं का अभाव था तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रयास नहीं किया गया था। राज्य और राजा में कोई अंतर नहीं था तथा सब कुछ राजा की योग्यता पर ही निर्भर करता था। आठवां अशोक का उत्तरदायित्व। कुछ इतिहासकार अशोक को मौर्य साम्राज्य के विध्वंस के लिए उत्तरदायी मानते हैं। इसके अनुसार अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति छोड़ दी। इसका असर सैनिक क्षमता पर पड़ा और सैनिकों की शक्ति काफी घट गई। उसके द्वारा बौद्धों का पक्ष लिया गया, जिससे ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई, जिसका शिकार मौर्य साम्राज्य को होना पड़ा। उसने धर्म प्रचार में ज्यादा समय देने के कारण शासन कार्य पर उतना ध्यान नहीं दिया। राज्य को उसने पूरा अधिकार दे दिया, जो अवसर देकर स्वतंत्र हो गए। अशोक ने दान देकर खजाना खाली कर दिया और वित्तीय संकट ने साम्राज्य को पतन के कगार पर पहुंचा दिया। उसने अपने पौत्रों को नवीन विजय करने से मना किया और उन्हें शासनकाल ट्रेनिंग देकर योग्य नहीं बनाया। तो ये सभी निम्न कारणों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। तो ये आंसर राइटिंग करने का मेरा पर्पस ये था कि एग्जाम में क्वेश्चन क्योंकि 15 और 20 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आप पॉइंट वाइज या एक एक लाइन करके आंसर नहीं लिख सकते हैं, आपको इसी फॉर्मेट में आंसर राइटिंग करना होगा। तो इसीलिए मैंने आंसर राइटिंग के फॉर्मेट वाले लास्ट में 2 क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोर 1 कंप्लीट हो चुका है। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।